हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट होती है। फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप जब हमने किया था फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, उसके बाद हमें एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर मिला था जो कि हमारा था जाइगोट। जाइगोट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रही हमारी ब्लू कलर की फैलोपियन ट्यूब और इसकी लोकेशन है एम्प्लोरी इस्थमिक जंक्शन। एनसीईआरटी में इसको एम्प्लोरी पार्ट से भी दिखाया गया है। अब यही तो इस्थमस पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे नैरोवेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स ल्यूमेन इस्थमस, और ये जो टर्निंग पॉइंट है थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है, ये थोड़ा सा इसका डायमीटर बड़ा है 10 पार्ट, और यू कैन से टर्निंग पॉइंट इज एम्पुला। This long pathway, longest one and the narrowest one is isthmus। इसीलिए किसी किसी बुक में आपको ये फर्टिलाइजेशन की मेन साइट एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी जहाँ पे एम्पला और इस्थमस कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वो वाला पार्ट भी पढ़ने को मिलेगा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन का स्टेप हो चुका है। मेल फीमेल न्यूक्लियस ने मिलके 2n यानी डिप्लॉयड जाइगोट बना चुका है। तो ये तो था सबसे पहला जो कंसर्न है आपका कि जाइगोट बना कहाँ है। एवरीवन नोज टिल क्लास 10th दैट दिस फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, बट नाउ इट इज टाइम टू करेक्टली मेंशन दैट स्पॉट वेयर डज इट अकर। सो यू कैन से फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्पलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, or you can either say that this process happened at ampullary ischemic junction। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हमारा कहाँ है। अब जाइगोट को कई टेक्स्ट बुक में सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो भी लिखा है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जाइगोट। इसकी पावर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। जाइगोट जैसे ही बनता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स को बच्चे स्टार्ट कर देता है। माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल होते हैं, जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल बनते हैं। मीन्स जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही हम डॉटर सेल में पास ऑन कर देते हैं। इसने माइटोसिस क्यों की, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, क्योंकि अब इसको करनी है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस अगले 9 महीने के लिए एम्ब्रियो का डेवलप होना टिल फाइनल स्टेज, इट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। बट जाइगोट एक दिन की भी वेट नहीं करेगा। जैसे ही जाइगोट इस पोर्शन पे, एम्पलरी पोर्शन पे फॉर्म हुआ है, वो यहाँ तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए भी विदाउट वेस्टिंग इट्स टाइम इट विल स्टार्ट माइटोटिक डिवीजन। यानी जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा ये सिंगल सेल जाइगोट नहीं कहलाएगा, ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो में भी हमें 2 टर्म करनी है, मोरुला कंडीशन एंड द ब्लास्टुला। अब ये जो चीज़ हैं यही हम इस लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं। डे नंबर 1 पे जाइगोट अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। सो हाउ मेनी सेल्स वी विल बी गेटिंग? 2। इन सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जाइगोट है, ये उसका न्यूक्लियस है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस जो कि अब 2n कंडीशन पे आ चुका है, क्रोमोसोम 46। लेकिन अभी भी इसके पास जोना पैलोसिडा प्रोटेक्शन के लिए प्रेसिस्टेट कर रही है। अभी भी इसके जोना के बाहर कोरोना रेडिएटा अभी भी लगी हुई है। ये आप क्लियरली फर्स्ट डे सेकेंड डे में देख पा रहे हैं। यानी जो जाइगोट है बच्चे, जाइगोट के बाहर, जाइगोट की सेल मेम्ब्रेन के बाहर जोना पैलोसिडा है, जोना पैलोसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा अभी भी इंटैक्ट हैं, ये अलग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है अभी हम जानेंगे। तो डे नंबर 1 पे जैसे ही डे नंबर 1 हुआ, इट इज डिवाइडिंग इट एंड मेक्स 2 सेल्स इंटरनली। जोना पैलोसिडा के अंदर आप 2 सेल्स देख पा रहे हैं। अब ये दोनों सेल्स जो इसमें कलेक्ट होंगे डे बाय डे, इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। स्टिल दे आर हैविंग दिस क्लस्टर। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद किसी भी ऑर्गन में, सेलुलर स्ट्रक्चर में, मास में
थोड़ा सा आप ग्रोथ को देख पाते हैं। कोई भी चीज़ अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगी, सो ऑब्वियसली वी विल नोटिसिंग इन इट्स ग्रोथ, नंबर, वॉल्यूम, हाइट, विड्थ। तो हमें पता तो चलेगा ना कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ज़ोना पैलोसिडा के अंदर सेल्स का, ब्लास्टोमियर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाहर से ओवरऑल इसके शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से ज़ोना पैलोसिडा जो कि एक रिजिड मेम्ब्रेन है, वो उसका शेप बिल्कुल एज इट इज़ मेंटेन किए हुए है। तो ये है मेन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमने किया था जाइगोट कहाँ पे बना है। अब जाइगोट यूट्रस तक जाएगा, लेकिन वो सिंगल सेल्ड नहीं जाएगा, हर एक दिन अपने नंबर को डबल करता रहेगा। तो यहाँ आपके एक सेल से 2 ब्लास्टोमियर बने अंदर, 2 से नेक्स्ट डे आपके 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। जैसे जैसे इनका नंबर इंक्रीज होगा, स्ट्रक्चर का नाम हम कुछ अलग देने वाले हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये थोड़े से साइज में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये क्लस्टर में ही हैं। स्टार्टिंग का बच्चे जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, जाइगोट जब अपने 2 सेल बनाता है एक साइज में हल्का सा, इतना भी नहीं कि आप दूर से डिफ्रेंशिएट कर पाओ, लेकिन थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और जो दूसरा सेल बनता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये दोनों आगे अपनी जनरेशन बनाएंगे, ये आगे अपने बड़े और छोटे ब्लास्टोमियर बनाते जाएंगे। फाइन, अभी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, सारे क्लस्टर में हैं। लेकिन जब आपका एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमियर बना लेता है, फिर से हम रिपीट करेंगे, जब आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो इस कंडीशन पे आ जाता है, यानी उसमें या तो ब्लास्टोमियर्स 8 हों या फिर 16 हों, इस टाइप के एम्ब्रियो को हमने नाम दिया है मोरुला। मोरुला जो वर्ड है मलबेरी वर्ड से आया है। जैसे शहतूत में छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स क्लस्टर फॉर्म किए हुए दिखाई देते हैं, वो एलोंगेटेडली अरेंज होते हैं। यहाँ पे ज़ोना पैलोसिडा के अंदर, एक बार 5th डे पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ऐसे कंपैक्टली पैक हैं। When it is observed from the compound microscope, you will be getting to see a ball of small blastomeres। और ये छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, इन्हीं का क्लस्टर हम क्या कहलाएंगे, मोरुला। और मोरुला में कंडीशन क्या है, इट इज हैविंग 8 और 16 सेल्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा मोरुला बनके रेडी हो रहा है। आप इसकी जर्नी भी देख पा रहे हैं कि इसने इस्थमस में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। कहाँ जा रहा है ये इम्प्लांटेशन की जगह ढूंढेगा, कहाँ पे जाके, यूट्रस में जाके, क्योंकि इसको मदर की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं होना है, बायोलॉजिकली कांटेक्ट होना है। इस साइड ये टिश्यू एम्ब्रियो के रहेंगे, ये मदर के होंगे। इट विल बी इंटेक्टेड लाइक दिस। तो इम्प्लांटेशन यहाँ होगी, इसको पूरा इस्थमस क्रॉस करके कहाँ आना है, यूट्रस में आना है। क्या ये यूट्रस तक सिंगल सेल्ड गया? नहीं, इसने यूट्रस तक पहुँचने के लिए अपने रैपिड माइटोटिक डिवीजन किए, हर एक दिन में अपने आप को डबल कर लिया। ये सेल्स ब्लास्टोमियर्स थे। ब्लास्टोमियर्स जब 8 से 16 हो जाएं, उस एम्ब्रियो को हम मोरुला बोलते हैं। तो इस्थमस क्रॉस करते करते मोरुला कंडीशन भी चली गई। अब एक स्पेशल कंडीशन आएगी डे नंबर 6 पे, और यही वो डे है बेटा जहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सो इट इज़ द डे 6 जब एक एम्ब्रियो यूट्रस में पहुँचता है और मदर की एंडोमेट्रियम के साथ फिजिकली, पहले फिजिकली टच करेगा, उसको कांटेक्ट करेगा, फिर एंजाइम से इसको डिग्रेड करता हुआ बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा, यानी यहाँ पे आके ब्लड वेसल से कांटेक्ट बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सीड को हम लेके सॉइल में एकदम प्लांट कर देते हैं, अंदर तक उसको डीप लेयर में जाके बरी कर देते हैं, ऊपर से भी सॉइल आ गई। तो ये अभी सिर्फ ऐसे टच नहीं होगा, इट विल बी गोइंग राइट देयर बाय क्रॉसिंग द एंडोमेट्रियम। इसको न्यूट्रिशन के लिए मदर की ब्लड वेसल्स को भी इरोड करना पड़ेगा और उससे ब्लड कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी हमने क्या देखा
कि ये अपने आप को मोरुला बना के इस्थमस के एंड पे पहुंच चुका है। मोरुला के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आता है। अब ये चेंज क्या है? जोना पैलुसिडा तो यहीं पे ही है, साइज हमने पहले किया, नहीं बढ़ेगा, तो चेंज क्या आएगा? अंदर ही अंदर सेल्स डबल हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपके यूट्राइन टिश्यू हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं, इनका सिक्रीशन धीरे धीरे हमारी जोना पैलुसिडा को क्रॉस करके अंदर एम्ब्रियो में फिल होने लगता है। यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये जो सिक्रीशन यूट्रस, इसमें ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होने वाले जो फ्लूइड्स हैं धीरे धीरे जोना पैलुसिडा से एंटर करके अंदर एम्ब्रियो में जाने लगता है ये लिक्विड। और ये जो लिक्विड है एम्ब्रियो में कैविटी बनती है ब्लास्टोसील, उसमें धीरे धीरे करके लिक्विड विथ लॉट्स ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स फिल होने लगता है। अंदर ही अंदर सेल का डिवीजन चल रहा है। लेकिन ये तो सोचिए बेटा, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? उसको एटीपी भी जनरेट करनी है। तो इसीलिए हमारी बॉडी, मदर की बॉडी हेल्प करती है बच्चे में ये जो लिक्विड है इस कैविटी में फिल करा के। अब ये जो कैविटी डेवलप हुई है, ये कैविटी डेवलप कब हुई है? मोरुला कंडीशन के बाद। मोरुला कंडीशन कब तक थी? 8 से 16 सेल जब ब्लास्टोमियर हमारे पास थे। 16 सेल के बाद इस स्ट्रक्चर को हम मोरुला नहीं बोलेंगे। यानी जैसे ही ब्लास्टोमियर का नंबर 32 हो जाता है, अब हम इसको एक अलग नाम देंगे जिसको हम बोलेंगे या तो ब्लास्टुला बच्चे, या इसका दूसरा नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में हुआ क्या? मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी। ये सेल्स दिखने में, दूर से दिखने में आपको सेम डायमीटर के मिलेंगे, सेम स्ट्रक्चर के मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा साइज में डिफर करता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने लग गया। अभी तक हमारे पास सेल्स क्लस्टर में थे, ब्लास्टोमियर क्लस्टर में थे, उनकी कोई भी ड्यूटी, कोई भी फंक्शन असाइन नहीं था। लेकिन मोरुला के बाद जैसे ही ब्लास्टुला एक एम्ब्रियो की स्टेज है वो डेवलप होती है, उसमें जो बड़े वाले सेल्स थे डायमीटर में, जो स्लाइटली बड़े थे, वो फटाफट अपने आप को जोना पैलुसिडा के अराउंड अरेंज कर लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं। बड़े वाले सेल्स मेन एम्ब्रियो से अलग नहीं हुए हैं, वो बस पेरीफेरी पे, आउटर बाउंड्री पे ऐसे अरेंज हो गए हैं। इस आउटर लेयर, जोना पैलुसिडा भी यहीं पे है, इस आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। और जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो एक जगह ऐसे क्लस्टर में आ जाते हैं, एम्ब्रियो पूरा इनसे बनेगा। जो छोटे सेल्स हैं एक क्लस्टर में एक जगह इकट्ठे हो जाते। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया था जो यूट्राइन सिक्रीशन है, जो लिक्विड है, वो फिल होके ये वाली कैविटी डेवलप कर लेता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील ने इन छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स को एक साइड धकेल दिया है, एक साइड इकट्ठा कर दिया है। इन सेल्स का मास, जिससे बच्चे का हर एक पार्ट डेवलप होगा, इसी से ही एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, आगे चल के मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म डेवलप होने वाली हैं। कुल मिला के बात ये है, जो सेल्स का मास ब्लास्टोमियर्स एम्ब्रियो बनाएंगे, बेबी की डेवलपमेंट करेंगे, वो है यहाँ पे एक ग्रुप में। इस एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे इनर सेल मास, ICM, या कहीं कहीं आपको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी पढ़ने को मिलेगा। एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलिए या इनर सेल मास बोलिए, ये आपका एक कॉर्नर पे आके इकट्ठा हो जाता है। बड़े वाले सेल्स यहाँ पे आउटर बाउंड्री फ्रेम कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि ब्लास्टुला में क्या डेवलप हुआ है? ये है एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। मोरुला, ब्लास्टुला में क्या चेंजेस आए? मोरुला इज जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर्स having either 8 or 16 blastomeres, but in blastula there is clear cut differentiation. सेल्स दो ग्रुप में बट चुके हैं। इनर सेल मास, छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स एक कॉर्नर पे, बड़े वाले जो स्लाइटली थोड़े से बड़े थे ट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं। इसमें कैविटी बन चुकी है ब्लास्टोसील, यानी ट्रोफोब्लास्ट बन चुका है, इनर सेल मास बन चुका है जो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएंगे, और ब्लास्टोसील की एक कैविटी डेवलप हो चुकी है।
अब हम बात करते हैं हमारी कोरोना रेडिएटा ज़ोना पैलोसिडा अभी भी क्यों है। ये लेयर जाएगी, इसको हम रिमूव करेंगे, लेकिन पहले ये पूरे एम्ब्रियो को, पूरे ब्लास्टुला को सेफली यहाँ तक कैरी करेगी। देखिए बच्चे, मैंने कोरोना रेडिएटा स्टार्टिंग के 2 कंडीशन में बना रखी है। हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, धीरे धीरे कोरोना में जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो कोरोना के सेल्स हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। तो कोरोना रेडिएटा स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन में अपने आप को हटा लेती है, बचेगी नहीं, वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। फाइन। तो तब सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाती है आउटर लेयर? ज़ोना पैल्यूसिडा। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट के बाहर मैंने कोरोना नहीं बना रखी है, सिर्फ ज़ोना पैल्यूसिडा बना रखी है। ज़ोना पैल्यूसिडा बच्चे इन सेल्स को होल्ड करके आपस में इकट्ठा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़ोना पैल्यूसिडा यहाँ पे अगर अपने आप को हटा लेती है, ये सेल्स स्टेम सेल्स हैं, इनमें कैपेसिटी है पूरा एम्ब्रियो डेवलप करने की। पहली चीज़, जितने भी सेल्स अलग हो जाएंगे उतने ही एम्ब्रियो यानी उतने ही बेबी की डेवलपमेंट होगी, उतनी ही इम्प्लांटेशन होगी। तो हमें किसी भी तरीके से इन ब्लास्टोमियर्स को स्कैटर होने से बचाना है, पहला काम जो ज़ोना पैल्यूसिडा करती है। दूसरी चीज़, इम्प्लांटेशन इस मेम्ब्रेन में होगी जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जो हर महीने फीमेल्स में रीजनरेट होती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से अपने आप को रीग्रो करेगी। दैट साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये लेयर स्पेसिफिकली इम्प्लांटेशन के लिए ही बनती है। अगर ज़ोना पैल्यूसिडा यहीं पे ही ब्लास्टोमियर्स को रिमूव कर दे, अपने आप को ख़त्म कर दे, ये डाइजेस्ट हो जाए, ये हट जाए, तो यहाँ पे ही ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में अपने आप को अटैच कर लेंगे, इम्प्लांट कर लेंगे। यानी बच्चे अब इम्प्लांटेशन जो कि एंडोमेट्रियम में होनी थी एम्ब्रियो की, ज़ोना पैल्यूसिडा अगर हट गई, वो कहाँ हो जाएगी? राइट इन द फैलोपियन ट्यूब, इन विच पार्ट? इस्थमस। ऐसी प्रेगनेंसीज को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहाँ पे इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गई है। कुछ टाइम के लिए तो फैलोपियन ट्यूब एम्ब्रियो को संभाल लेगी, लेकिन उसके बाद ना तो इसका पास इतना बड़ा ल्यूमेन है, ना वॉल्यूम है, ना न्यूट्रिशन देने के लिए ये डिज़ाइन है। सो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन रप्चरिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे फिर सीवियर पेन होगा, लेडी को हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और ये पहले पता नहीं चलता है। गॉट इट? तो ज़ोना पैल्यूसिडा के इंटैक्ट रहने के, अभी भी एम्ब्रियो पे बने रहने के मैंने 2 कारण बताए। पहला, ब्लास्टोमियर अलग अलग हो जाएंगे, जितने ब्लास्टोमियर अलग होंगे उतनी ही इम्प्लांटेशन, उतने ही बेबी डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि हर एक ब्लास्टोमियर जाइगोट से बना है, उसमें बिल्कुल जाइगोट की कैपेसिटी है। मैंने बीच में एक लाइन बोली थी बेटा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल्ड है, लेकिन 9 महीने में कंप्लीट बेबी को फॉर्म करने वाला है। ब्लास्टोमियर में बिल्कुल यही कैपेसिटी होती है, तो बहुत ज़रूरी है ये एक साथ रहें, सेफली यहाँ तक एक क्लस्टर में पहुँचे। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ज़ोना पैल्यूसिडा अगर हट गई तो ब्लास्टोमियर डायरेक्टली किसके टच में आएंगे? फैलोपियन ट्यूब के टच में आएंगे, और वो यहीं पे अपने आप को होल्ड कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, यानी इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाएगी। अब ब्लास्टुला को आप देख रहे हैं, डे नंबर 6 पे वो यूट्रस में पहुँच चुका है। टेक्निकली एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है। बाहर से देखने पे आपको हमेशा लगेगा दैट प्रेगनेंसी हैज स्टार्टेड, लेकिन इस कंडीशन पे कोई भी आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए कराते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ये टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? अब देखा जाए तो पूरी इवेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। एम्ब्रियो हैज स्टार्टेड एम्ब्रियोजेनेसिस, उसने अपने आप को मल्टीसेलर कंडीशन पे लाना स्टार्ट कर दिया है, ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं,
लेकिन बाहर से अभी ये टेस्ट प्रेगनेंसी का पॉजिटिव नहीं आएगा। कब आएगा, हम आने वाली वीडियो में इसको देखेंगे। ज़ोना पैलोसिडा को अब हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? अब मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो पे जब तक ज़ोना पैलोसिडा आएगी, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के साथ ये कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में कौन आ रही है, ज़ोना पैलोसिडा। इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा so that it come in contact with the cells और tissues of endometrium। तो यहाँ पे आके जो मेन फैक्टर्स होते हैं ज़ोना पैलोसिडा को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं ज़ोना हैचिंग, और यू कैन से हैचिंग ऑफ ज़ोना। ज़ोना 6th और 7th डे पे अपने आप को रिमूव करती है, एम्ब्रियो के ऊपर से हटा लेती है और ये इसको सेफली यहाँ तक लेके आ चुकी है। अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होना है तो ज़ोना को बच्चे बाहर से हटना पड़ेगा। अब हमारी ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है डायरेक्टली टच में आएगी। अब देखिए ज़ोना को मैंने हटा दिया है बेटा, ज़ोना हटते ही एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट एंडोमेट्रियम के साथ टच में है, इट इज़ ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज़ हैं उसमें दोनों ही तरीके से अपने आप को इम्प्लांट करने की कोशिश करेगी। ये दोनों तरीके हैं मैकेनिकल, वो अपने को इसके अंदर पुश भी करेगी, और दूसरा तरीका है हमारा लाइटिक, यानी एंजाइम्स बनेंगी, और ये जो एंजाइम्स हैं ये एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करेंगे। तो हम मैकेनिकल और लाइटिक दोनों तरीके से ब्लास्टुला को इसके अंदर इम्प्लांट होता हुआ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तो था आज तक का इम्प्लांटेशन। हमने क्या किया, जाइगोट डिवाइड हो रहा है, स्टार्टिंग के डिविजन्स को हम क्लीवेज बोलते हैं। जैसे ही इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, इसको हमने टर्म दी मोरुला। मोरुला के बाद सेल्स में चेंज आता है, वो डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, इनकी ग्रुपिंग होने लगती है, यानी अब ये अपनी अपनी ड्यूटी समझ चुके हैं। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स आउटर बाउंड्री बना लेते हैं ज़ोना के ठीक नीचे, और कुछ सेल्स एक क्लस्टर बना लेते हैं इनर सेल मास, जिसको हमने कहा था। इसमें कैविटी दिखने लगती है, खाली जगह जहाँ पे यूट्राइन सिक्रीशन या यूट्राइन मिल्क भी बोलते हैं, ये फिल होने लगता है फॉर द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट। 6th डे पे ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टुला कहलाएगा। ये यहाँ पे पहुँच चुका है, ज़ोना डाइजेस्ट की जाएगी, ज़ोना को हटना पड़ेगा सो दैट एम्ब्रियो ब्लास्टुला कंडीशन पे एंडोमेट्रियम आपस में कनेक्ट हो पाएँ। तो ज़ोना हटेगी, उसको हमने ज़ोना हैचिंग बोला है। अब इन दोनों टिश्यूज़ में आगे क्या होगा वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। If any of the concept is still there that you haven't understood, let me know in the comment section. Thank you everyone.